बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी बेटा नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट जो है ना वो एसिड रेडिकल्स में हम डिस्कस करते हैं डाइल्यूट एसिड ग्रुप को। अच्छा, डाइल्यूट एसिड ग्रुप में जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि डाइल्यूट HCl जो है उसको यूज किया जाता है, क्योंकि हमारे पास है मिक्सचर जिसमें डाइल्यूट एसिड के भी रेडिकल हो सकते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप के भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमने एसिड को डाइल्यूट मैक्सिमम रखना है, और उसकी वजह यही है कि ताकि वो सिर्फ इसी ग्रुप के रेडिकल से रिएक्शन कर सके, दूसरे के होने के बावजूद उससे रिएक्शन ना हो सके। अगर आप कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जो है कि जरा स्ट्रॉन्गर एसिड है, आप उसको डाइल्यूट लेते हैं, हो सकता है उसकी डाइल्यूशन इतनी ना हुई हुई हो, अभी भी वो कंसनट्रेटेड के साथ रिएक्शन और अपना जो कंसनट्रेटेड ग्रुप वाले रेडिकल उनके साथ रिएक्शन कर सकता हो, इतनी उसकी में कैपेबिलिटी हो, तो फिर वो डाइल्यूट वालों के साथ भी करेगा और कंसनट्रेटेड वालों के भी साथ रिएक्शन कर देगा, तो हमारे लिए फिर आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम HCl को लेते हैं। एक तो HCl रूम टेम्परेचर पे गैस होती है, तो इसका डाइल्यूट सोल्यूशन जो बनाया होगा वो वाकई डाइल्यूट होगा, कंसंट्रेटेड नहीं होगा। दूसरे नंबर पे ये रिएक्टिविटी में भी कम है, तो इसलिए डाइल्यूट एसिड ग्रुप को चेक करना हमारे लिए डाइल्यूट HCl के साथ जो है वो काफी इजी है और बेहतर मेथड है। जब हम कंसंट्रेटेड पे जाते हैं तो फिर उसमें हम HCl की बजाय, कंसंट्रेटेड HCl की बजाय कंसंट्रेटेड H2SO4 ही यूज करते हैं, कि वो वाकई कंसंट्रेटेड होगा और आगे रिएक्शन भी शो करेगा। अच्छा, अब हम डाइल्यूट HCl लेते हैं और आपके पास सपोज इन तीन जो छह आपकी ये रेडिकल है, इनको एक मैंने अलग कर दिया है, क्योंकि कार्बोनेट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक सॉल्युबल वाला होता है और एक इनसॉल्युबल वाला होता है। तो उसके दो पार्ट बना दिए, एक सॉल्युबल वाले को अलग कर दिया और इनसॉल्युबल वाले को अलग कर दिया। हैं टोटल वैसे छह रेडिकल। अच्छा, तो उसमें हम अब डाइल्यूट HCl जब आप ऐड करेंगे तो जो कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट, इन दोनों का सेम रिएक्शन होता है कि ये CO2 गैस पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और वो अफर्विसेंस के साथ, बबलिंग के साथ गैस निकलती है। तो ये तो हमें वैसे फिजिकली नेक्ड आई से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे CO2 गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है। और जो सल्फाइड आयन अगर मौजूद हो तो वो H2S गैस प्रोड्यूस करता है इसके साथ रिएक्शन करके। तो उसमें अब इसकी गैस की भी एक ये रोटन एग स्मेल होती है, और ये वाकई इतनी इसकी इंटेंसिटी होती है कि आपको बड़ी उसके ना इजीली इस पता चल जाता है। टेस्ट ट्यूब अगर आपके थोड़ी सी करीब हो नाक के, तो आप उसको आसानी से पता चला सकते हैं कि ये रोटन एग स्मेल निकली और H2S गैस इसमें से इवॉल्व हो रही है। तो CO2 का भी हमें आसानी से पता चल जाता है, H2S का हमें स्मेल से पता चल जाता है। अच्छा, जो दूसरे नंबर पे है सल्फाइट और थायोसल्फेट, इन दोनों का रिएक्शन सेम ही है। अब ये कलरलेस गैस देते हैं, SO2 गैस ये प्रोड्यूस करते हैं विद सल्फर बर्निंग स्मेल, भी थोड़ी सी सल्फर बर्निंग स्मेल भी इसकी साथ आ रही होती है। SO2, अब SO2 गैस जो है वो चूंकि कलरलेस है, और उसकी वजह से वो गैस निकल तो रही होगी, लेकिन कोई फिजिकली दिखने में हमें कोई उसकी अपीयरेंस नजर नहीं आती भी गैस कोई इवॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही। हाँ, स्मेल करने से सल्फर बर्निंग स्मेल थोड़ी सी हमें फील हो सकती है, तो उससे हमें आइडिया हो सकता है कि भाई ये SO3 या ये सल्फाइड या थायोसल्फेट में से कोई दोनों में से एक मौजूद है। और जो नाइट्राइट आयन अगर हो तो वो फिर रेडिश ब्राउन गैस NO2 एंड कलरलेस गैस NO, यानी दो गैसेस इवॉल्व होती हैं, NO और NO2 दोनों इकट्ठी एक ही रिएक्शन में इवॉल्व हो रहे हैं। NO2 तो कलर्ड नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, तो रेडिश ब्राउन गैस होती है। बाकी NO जो है वो कलरलेस है, कलरलेस तो का ऑर्डरलेस का पता नहीं चलेगा। हाँ, रेडिश ब्राउन गैस का हमें कलर का थोड़ा शेड फील हो सकता है, NO2 गैस का हमें आइडिया हो सकता है। इसके रिएक्शंस भी मैंने यहाँ दिए हुए हैं। अब ये देखें ना, कार्बोनेट में फर्स्ट ये एसिड से रिएक्शन साल्ट वाटर और CO2, अगर ये इन सॉल्युबल वाला कार्बोनेट हो तो उसमें भी यही साल्ट वाटर और CO2 है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है सोडियम पोटेशियम और अमोनियम, कि हमारे पास जो लैब में अवेलेबल कार्बोनेट सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं ये पहले ग्रुप वाले जो हैं, और अमोनियम कार्बोनेट में यही होते हैं सोडियम पोटेशियम और अमोनियम। अगर कार्बोनेट आपको कंफर्म हो जाए और सॉल्युबल वाला कार्बोनेट हो तो आप आइडिया गेस कर सकते हैं कि इसके साथ जो कैटायन होगा वो सोडियम पोटेशियम या अमोनियम होगा।
अच्छा, इसी तरह बाइकार्बोनेट में फर्स्ट रिएक्शन दिया हुआ है HCl के साथ, जैसे मैंने एग्जांपल सोडियम साल्ट की ली है, सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो वो साल्ट वाटर और CO2 गैस प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक हो गया। सल्फाइड में आपको ये फर्स्ट रिएक्शन नजर आ रहा है, HCl के साथ H2S गैस प्रोड्यूस हो रही है। सल्फाइट में SO2 गैस है, और इसी तरह थायोसल्फेट में SO2 भी होती है प्लस सल्फर भी होती है, सल्फर येलो कलर की होती है। तो अब इन दोनों में फर्क हम इसी सल्फर की बेस पे ही करते हैं कि टेस्ट ट्यूब में हमें सल्फर जो येलो कलर के कंटेंट्स हैं वो नजर अगर आ जाएं तो हम कहते हैं ये थायोसल्फेट है, अगर ना आए तो फिर हम कहते हैं ये सल्फाइट है। अच्छा, नाइट्राइट जो है वो HCl से रिएक्शन करवाता है। अब ये दो तीन स्टेप्स में असल में रिएक्शन है कि पहले नाइट्राइट का HCl से रिएक्शन होता है तो नाइट्रस एसिड बनता है। नाइट्रस एसिड जो है वो आगे नाइट्रिक एसिड NO और वाटर में कन्वर्ट होता है। नाइट्रिक एसिड फिर टूट के ऑक्सीजन NO2 और वाटर में कन्वर्ट होता है। तो तीन रिएक्शन है। ओवरऑल रिएक्शन हमारा ये बनता है कि नाइट्राइट HCl से रिएक्शन करता है, सोडियम क्लोराइड NO NO2 O2 और वाटर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो NO और NO2 दो गैसेस हमारे पास आ रही हैं। NO2 रेडिश ब्राउन की है, कलर की है, जो हमें इजीली नजर आ जाती है बाज दफा। हाँ, क्योंकि गैस है ना, तो गैस का आपको पता है मालिक्यूल दूर दूर होते हैं, तो कलर्ड गैस होने के बावजूद भी बाज दफा कलर हमें नजर नहीं आता। तो उसका एक तरीका ये कि आप उसको जब देख रहे हो कलर, गैस निकलती गैस का कलर देख रहे हो, तो उसकी बैकग्राउंड पे शेड ऐसा लें ताकि आपको जो है ना वो कलर आसानी से आइडिया हो सके कि ये कौन से कलर की गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक हो गई। तो ये फर्स्ट स्टेप में आपकी ये आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन एक भी ये कार्बोनेट है या सल्फाइड है या सल्फाइड थायोसल्फेट है या नाइट्राइट है। फिर दूसरे नंबर पे हम आते हैं। अब ये तो हो गया ग्रुप आइडेंटिफाई हो गया, गिनती कौन सा आ रहा है। अब आगे रेडिकल कौन सा है। तो अब जब कार्बोनेट CO2 गैस निकली तो अब ये पता चलाना था कि वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट है, सॉल्युबल है या बाइकार्बोनेट है। तो हम उसमें आप अच्छा उससे पहले रेडिकल आइडेंटिफाई है कौन सा, उससे पहले एक हम ये करते हैं भी जो CO2 गैस निकली, गैस को भी तो चेक करें ना एक टेस्ट से कि भी वाकई ये CO2 ही है। तो उसके लिए हम रखते हैं लाइम वाटर जो है उससे रिएक्शन करवाते हैं। तो CO2 गैस लाइम वाटर से रिएक्शन करेगी तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बना देगी, जो पानी में हल नहीं होता, सस्पेंडेड बना सस्पेंशन बना देता है मिल्की कलर की, वाइट कलर की। तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन है पानी की तरह, और मिल्की जब वो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है तो वो वाइट वाइट सा हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि वाकई ये CO2 गैस ही मौजूद है। तो इसका ना एक परफॉर्म करने का तरीका, बाद दफा वो यूट्यूब जो यू शेप जो ट्यूब होती है इसकी यूज होती है CO2 गैस के लिए, तो वो तो अमूमन अवेलेबल बाद दफा ना हो, तब भी एक तरीका है कि आप जब वो टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड डालें तो उसके ऊपर एक खाली टेस्ट ट्यूब रख दें। तो CO2 गैस आती रहेगी, ऊपर वाली टेस्ट ट्यूब में इकट्ठी हो जाएगी। तो उसके अब जब आप अपना फिर अपना थंब रख के अंगूठा रख के उसको हटा लें, फिर इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन ऐड कर दें तो वहां पे मौजूद CO2 रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी। तो इस तरह हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी, ये तो गैस की, तीनों में गैस की इसी वाले से टेस्ट हो जाएगी। अब अगली बात आ गई कि एक कार्बोनेट में तीनों ये सॉल्युबल, इनसॉल्युबल या बाइकार्बोनेट है। तो उसमें आप मिक्सर में वाटर ऐड करें तो वाटर का अगर ये इनसॉल्युबल वाला कार्बोनेट है तो आपका साल्ट हल नहीं होगा, साल्ट डिजोल्व नहीं होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये हमारे पास जो है वो कार्बोनेट तो है लेकिन कौन से वाला है, इनसॉल्युबल वाला है। अच्छा, अब जो कार्बोनेट सॉल्युबल वाला है, ठीक हो गया, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि जैसे आपने वाटर ऐड करना है तो वो उसने तो सॉल्युबल हो जाना है, और बाइकार्बोनेट है तो उसने भी सॉल्युबल हो जाना है। एक पॉइंट आपने यहाँ ज़हन में रखना है, ऑल द बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल। बाइकार्बोनेट सारे सॉल्युबल हो जाते हैं। कार्बोनेट में हमने तीन कैटेगरी सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम की देखी है कि सिर्फ वो सॉल्युबल होते हैं, बाकी सारे इनसॉल्युबल कैटेगरी में चले जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दोनों सेम हो गए, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन ऐड करते हैं, एक्वा सोल्यूशन। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट के फौरन ही। तो ये कार्बोनेट वहां मौजूद है, लेकिन फौरन ना बने, आप थोड़ा सा हीट करें फिर जाके बने, तो फिर वो बाइकार्बोनेट को आइडेंटिफाई कर रहा है, और अगर फौरन से बन जाए तो वो कार्बोनेट को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। इसकी टेस्ट अगर आप देखें ना रिएक्शन में तो इस तरह है कि ये था ना, कैल्शियम का CO2 को कल लाइम वाटर से कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनता है जो मिल्की दे रहा है।
अच्छा, अब सोडियम कार्बोनेट अगर है तो चूंकि ये सॉल्युबल है तो वाटर में हल हो जाएगा। अगर कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल की एग्जांपल एक ली हुई है, वो हल नहीं होगा तो इनसॉल्युबल कार्बोनेट हो गया। अच्छा, अब मैग्नीशियम सल्फेट जब आप ऐड करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट मैग्नीशियम सल्फेट से रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बना, वो फौरन से सॉलिड प्रेसिपिटेट की शक्ल में आ जाता है। लेकिन चौथा पॉइंट नीचे बाइकार्बोनेट में देखें कि मैग्नीशियम सल्फेट से पहले बनता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो कि सॉल्युबल है, लेकिन जब आप इसको हीट करते हैं तो ये टूटता है डिकम्पोज होके मैग्नीशियम कार्बोनेट में, और CO2 गैस और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह ये फिर मैग्नीशियम जो पहले बाइकार्बोनेट सॉल्युबल था वो हीट करने के ऊपर कार्बोनेट में बदला जो कि इनसॉल्युबल होता है। तो अब हीटिंग के ऊपर प्रेसिपिटेट्स का आना ये बता रहा है कि वहां पे पहले बाइकार्बोनेट था जो अब कार्बोनेट में बदल के प्रेसिपिटेट बना रहा है। ठीक हो गई। तो इस तरह हम इन तीनों में ये इस स्टेज पे हमें पता चल जाता है कि ये कार्बोनेट इनसॉल्युबल वाला है, ये कार्बोनेट सॉल्युबल वाला है, या बाइकार्बोनेट आपका है इसमें मौजूद। उसके बाद है सल्फाइड। सल्फाइड में अब हमने कहा H2S गैस जो निकल रही है तो गैस को हम टेस्ट कर लेते हैं। तो गैस फिल्टर पेपर हम लेते हैं सोक्ड इन लेड एसीटेट, इसे लेड एसीटेट पेपर भी लिख लेते हैं, बोल देते हैं। तो मकसद यही होता है कि फिल्टर पेपर जो होता है उसको हमने लेड एसिड के सोल्यूशन में डिप कर लेते हैं, उसको फिर ला के टेस्ट ट्यूब के ऊपर उसके मुंह के ऊपर कर देते हैं जहां से नीचे से H2S गैस निकल रही होती है। H2S गैस फिर लेड के साथ रिएक्शन करती है तो PbS बना देती, लेड सल्फाइड जो ब्लैक कलर का होता है, तो फिल्टर पेपर आपका ब्लैक हो जाएगा। तो इसका पता चल ये हमें कंफर्म कर देगा कि बाकी H2S गैस निकल रही है। ठीक हो गया। फिर अब आपके पास है सल्फाइड और थायोसल्फेट में हमारे पास SO2 गैस निकल तो रही थी, और हमने कहा कि ये सल्फर बर्निंग स्मेल है, लेकिन मे भी वो फील ना हो और उसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस भी गैस की नहीं है, तो फिर हमारे लिए इसको चेक करना जरूरी हो जाता है। उसके लिए फिर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 का जो मिक्सर है उसमें फिल्टर पेपर को डिप करके लेके आते हैं। अब ये चूंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है डाइक्रोमेट, और SO2 एक नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। तो एक ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का रिएक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो कलर है वो बदल जाता है। तो ये आपका ऑरेंज कलर का होता है खुद पोटेशियम डाइक्रोमेट, लेकिन रिएक्शन करने के बाद ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके कलर चेंज से हमें पता चल जाएगा, फिल्टर पेपर जो ऑरेंज कलर का होगा वो ग्रीन हो जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि वाकई SO2 गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है। अब ये तो दोनों में सेम आ जाएगा रिजल्ट कि SO2 गैस तो कंफर्म हो गया। अब आगे पता चलाना है ये सल्फाइड है या थायोसल्फेट है। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि उसके जो कंटेंट्स इन टेस्ट ट्यूब उसको चेक करते हैं। तो जो आपका सल्फाइड है इस केस में आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो येलो कंटेंट्स सल्फर के नजर नहीं आएंगे, लेकिन थायोसल्फेट में आपको येलो कंटेंट सल्फर के नजर आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो हमें कंफर्म हो जाएगा ये सल्फाइड है या थायोसल्फेट है। इसमें आपको याद हो अभी हमने एक रिएक्शन इसका डिस्कस किया था कि सल्फाइड ने जब रिएक्शन किया था तो सिर्फ SO2 बनाई थी, लेकिन थायोसल्फेट ने जब किया था तो SO2 के साथ सल्फर भी बनाया था। तो सल्फर येलो कंटेंट्स जो हैं वो फर्क कर देते हैं थायोसल्फेट को सल्फाइड से। अच्छा, पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी ये रिएक्शन दिया हुआ है कि खुद वो ऑरेंज कलर का है, लेकिन रिएक्शन करने के बाद जो क्रोमियम सल्फेट बनता है, तो क्रोमियम असल में ट्रांजिशन मेटल है जो कलर देने वाली स्पीशी यहाँ मौजूद है। तो यहाँ का क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट जो है वो और है, यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट जो है वो डिफरेंट है। अगर आप कैलकुलेट करें तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो बनती है -4 आपकी +6 बनती, यहाँ पे क्रोमियम जो, और यहाँ पे जो क्रोमियम है वो +3 बनती है। तो +6 से +3 क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट चेंज हुई तो उसका कलर भी चेंज हो गया, जिसकी वजह से हमें पता चल गया कि वाकई SO2 गैस वहां पे इवॉल्व हो रही है। ठीक हो गई। अच्छा, और उसके बाद है तीसरे वाला नाइट्राइट वाला। इसमें हम क्या करते हैं कि फिल्टर पेपर जो है उसको हम सोक करके लाते हैं फेरस सल्फेट सोल्यूशन के अंदर, और टेस्ट ट्यूब के ऊपर हम लेके आते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है। फेरस सल्फेट .NO एक कम्प्लेक्स बनता है जो ब्लैक कलर का होता है। तो फिल्टर पेपर का ब्लैक होना हमें बता देगा कि वाकई यहाँ से ये नाइट्राइट आयन है, क्योंकि NO गैस तो निकल रही होती है, वही NO गैस FeSO4 के साथ रिएक्शन करके मिल के FeSO4 .NO बना देती है। इस करेक्शन भी हम देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे FeSO4 .NO, FeSO ये NO वही है जो आपकी शुरू वाले पहले रिएक्शन के स्टेप्स में इवॉल्व हुई थी, वही डायरेक्ट उसके साथ मिलके ये ब्लैक कलर दे देती है और हमें रिएक्शन का पता चल जाता है।
ये रेडिकल आइडेंटिफाई हो गए। अब हमें ये पता चल गया कौन कौन सा इस ग्रुप में से रेडिकल कौन कौन सा मौजूद है। अब अगली बात है कि इसमें से कंफर्मेटरी टेस्ट इसके हम करते हैं कि वाकई यही है, कंफर्म करने के लिए उसके लिए ये टेस्ट रखे हुए हैं। जैसे मैक्सिमम जो है वो मैंने कोशिश की है कि एक ही रेडिकल रखूं ताकि वो मैक्सिमम की, जैसे ये सिल्वर नाइट्रेट देखें तो सिल्वर नाइट्रेट में ये अब कार्बोनेट के साथ वाइट 50 दे रहा है, इधर बाइकार्बोनेट के साथ ये वाइट 50 ऑन हीटिंग दे रहा है, सल्फाइड के साथ ये ब्लैक 50 दे रहा है, सल्फाइड के साथ वाइट 50 दे रहा है, थायोसल्फेट के साथ ये वाइट 50 दे रहा है, जो कि थोड़ी देर पड़े रहने के बाद जो है वो ब्लैक हो जाती है। ब्लैक क्यों होगी है? सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है ना उसकी डीकम्पोजिशन से, तो सिल्वर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है इसलिए वो ब्लैक हो जाता है। और ये सिल्वर नाइट्रेट जो है वो नाइट्राइट के साथ भी वाइट पिपटी सिल्वर नाइट्राइट की बना लेता है। तो सिल्वर नाइट्रेट का रीजन इन सारों के लिए एक कंफर्मेटरी टेस्ट के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह लेड नाइट्रेट, अब मैं वन बाय वन इसमें शो करता जाता हूँ, रिएक्शंस भी इसके नीचे दिए हैं उसकी मैं आपको शो कर दूंगा। अच्छा, इसमें अब सिल्वर नाइट्रेट पहले बात करते हैं। बाइक कार्बोनेट इनसॉल्युबल में, तो उसमें चूंकि वो हल ही नहीं हुआ था तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं बना, तो जब सोल्यूशन नहीं बना रहा तो उसको मैं कोई प्रेसिपिटेट भी उससे हासिल नहीं कर सकता, इसलिए कार्बोनेट इनसॉल्युबल का कोई कंफर्मेटरी टेस्ट भी नहीं होता, उसका इनसॉल्युबल होना ही काफी है। अच्छा, उसके बाद है कार्बोनेट सॉल्युबल में कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ वाइट 50 सिल्वर कार्बोनेट की, इसी तरह लेड नाइट्रेट के साथ वाइट 50 है लेड कार्बोनेट की। ये बाइकार्बोनेट में भी वाइट 50 दे रहा है हीटिंग के साथ, ठीक है। ये सल्फाइड के साथ भी ब्लैक 50 दे रहा है, ये सल्फाइड के साथ भी वाइट 50 दे रहा है, ये थायोसल्फेट के साथ जो है वो वाइट 50 देता है, लेकिन जो पड़े पड़े ब्लैक हो जाती है लेड सल्फाइड के बनने की वजह से। ठीक हो गई। तो ये सारों में यहाँ तक ये आ जाता है आपके 5 रेडिकल्स में। इस तरह कैल्शियम कार्बन क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड, ये दोनों कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। वाइट 50 देंगे, फर्क सिर्फ ये है कि कार्बोनेट में डायरेक्ट हो जाएगी और और बाइकार्बोनेट में आपको हीट करके ये वाइट 50 देंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास है जो सल्फाइड वाला, उसके नेक्स्ट टेस्ट है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्शन करने से हमें वायलेट कलर वो उसका आता है प्रोडक्ट का। उसका फार्मूला ये NO था, तो इसमें NOS जो सल्फाइड आयन है वो भी आके इसी कम्प्लेक्स का हिस्सा बन जाते हैं, तो इसका कलर जो है वो वायलेट हो जाता है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है। इसके अगर आप रिएक्शन देखें तो वो भी हम साथ करते जाते हैं। कार्बोनेट्स में ये सारे रिएक्शन दिए हुए जी, कार्बोनेट बना रहा है, और बाइकार्बोनेट में भी ये सारे वही सेम रिएक्शन है, बस सिर्फ हीटिंग के साथ है कि पहले कार्बोनेट बनता है और फिर पहले बाइकार्बोनेट बनता है और वो हीटिंग पे फिर कार्बोनेट में बदल रहा होता है। तो हर रिएक्शन दो दो स्टेप में दिया हुआ है। सल्फाइड के अंदर ये आपका रिएक्शन है, पहला तो वो लेड नाइट्रेट के साथ दिया था, लेड सल्फाइड का जो हमारे पास फिल्टर पेपर्स के साथ उसका बना था, या ये कंफर्मेटरी टेस्ट में भी यही है, और ये फिल्टर पेपर से जो हम लेड एसिड से चेक किया था उसमें भी इसी तरह लेड सल्फाइड बना। और ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है, तो जिसके साथ ये इसका सल्फाइड आयन ने आके रिएक्शन किया और ये कम्प्लेक्स बना दे। ये एक्वस का मतलब ये सोल्यूशन में हल होता है, लेकिन एक पूरे सोल्यूशन का कलर जो है वो वायलेट बना देता है, वायलेट कलर कर देता है। ठीक होगा। अच्छा, उसके बाद कैडमियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फाइड सल्फेट है, इन दोनों में कैडमियम सल्फाइड बनता है जो येलो पीपीटी होती है, और कॉपर सल्फाइड बनती है जो ब्लैक पीपीटी होती है। तो इन पीपीटीज के कलर से भी हमें आइडिया हो जाता है, जो यहाँ पे ये रिएक्शन में भी दिए हुए हैं, सोडियम कैडमियम सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड दोनों सॉलिड प्रेसिपिटेट की शक्ल में आ जाते हैं, और कलर्ड प्रेसिपिटेट भी हैं, और कलर से हमें आइडिया हो जाता है कि बाकी ये सल्फाइड ही है। उसके बाद सल्फाइड, सल्फाइड में सिल्वर और नेट वेस्ट उसी तरह आ गया। और चूंकि अभी हमने बात की कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी रिएक्शन करने की सलाहियत रखते हैं, तो इस वजह से हम इसको रिएक्शन करवा सकते हैं। ये KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ सल्फाइड को करवाएं तो KMnO4 का कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। रिएक्शन में आप देखेंगे तो ये KMnO4 का कलर खुद पर्पल कलर का है, लेकिन रिएक्शन के बाद जो मैग्नीज, असल में कलर तो मैग्नीज की वजह से है ना, जो ट्रांजिशन मेटल यहाँ कलर दे रही है, यहाँ वो इस वक्त +7 स्टेट के साथ है पर्पल कलर में, और यहाँ पे वो +2 स्टेट के साथ है जो कलरलेस उसकी शक्ल होती है। तो इस वजह से पर्पल से कलरलेस में वो बदलेगा, तो हमारे पास कंफर्मेटरी टेस्ट मुकम्मल हो जाएगा। बेरियम क्लोराइड के साथ बेरियम सल्फाइड की वाइट 50 है, ये प्रोवाइड करता है, और ब्रोमीन के साथ ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज।
अच्छा, बेरियम के साथ तो बेरियम सल्फाइड सॉलिड प्रेसिपिटेट बन गया। ब्रोमीन के साथ बिल्कुल उसी तरह जैसे KMnO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह ब्रोमीन के साथ है कि ब्रोमीन यहाँ जीरो ऑक्सीजन स्टेट है, यहाँ पे ब्रोमाइड -1 है, यानी ब्रोमीन की रिडक्शन हुई है, और सल्फाइड जो है वो एक्ट कर रहा है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे ना, और ये ब्रोमीन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक हो गया, जिस तरह यहाँ KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो बिल्कुल उसी तरह ये रिएक्शन है। रेडिश ब्राउन कलर होता है ब्रोमीन का, लेकिन जब ब्रोमाइड आयन बन जाते हैं वो कलरलेस होते हैं, तो कलर का खत्म होना हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बन जाता है। थायोसल्फेट के केस में हमने पढ़ा कि सिल्वर नाइट्रेट से कराएं तो सिल्वर थायोसल्फेट बनता है, लेकिन वो फिर ब्लैक हो जाता है। इसी तरह लेड नाइट्रेट के साथ करें तो लेड थायोसल्फेट बना, वो भी थोड़ी देर बाद ब्लैक हो जाता है। और आयोडीन से करें तो आयोडीन का कलर जो है वो खत्म हो जाता है। उसकी वजह क्या है, ये इसका रिएक्शन दिया जी, सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर थायोसल्फेट बना Na2S2O3, जो आगे डिकम्पोज होके सिल्वर ऑक्साइड और SO2 में कन्वर्ट हो जाता है। उसका रिएक्शन यहाँ मिसिंग हो गया, ये मैं आपको ऐड कर देता हूँ करके ना, इसमें फिर आपको ये फाइल सेंड कर दूंगा। अच्छा, सिल्वर ऑक्साइड थायोसल्फेट को है वो डिकम्पोज हो तो सिल्वर ऑक्साइड और SO2 साथ। इसी तरह लेड थायोसल्फेट वो डिकम्पोज हुआ तो लेड का सल्फाइड बना और साथ SO2 गैस वगैरह बदल जाती है, तो इस तरह हमें वो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। और आयोडीन ब्राउन कलर की होती है, लेकिन सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन की वजह से ये भी, ये इस वक्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो रिड्यूसिंग एजेंट, और रिएक्शन के बाद ये उसकी फॉर्म है, चूंकि आयोडीन I2 जो है वो ब्राउन कलर का है, लेकिन I-1 जो है वो कलरलेस है, तो कलर चेंज उसका हो जाता है, तो इससे हमें कंफर्मेटरी टेस्ट इसका पता चल जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है नाइट्राइट के कंफर्मेटरी टेस्ट है। उसमें एक सिल्वर नाइट्रेट वाला हमने किया सिल्वर नाइट्राइट के साथ, एक फेरस सल्फेट के साथ डाइल्यूट H2SO4 में, तो ब्लैक वो हो जाता है FeSO4NO के वजह से। ये बिल्कुल वही है जैसे यहाँ ऊपर डाइल्यूट एसिड ही हमने ऐड किया था, दो गैसेस निकली थी और FeSO4 के साथ ये कम्प्लेक्स बना, बिल्कुल ये वही हम अब डाइल्यूट H2SO4 के साथ वही करवा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद 5वें नंबर पे है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और डाइफिनाइल अमीन आप ऐड करें तो ब्लू कलर जो है ना वो देता है सोल्यूशन। जो प्रोडक्ट बनते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, तो आपका जो सोल्यूशन है वो ब्लू कलर का नजर आता है। अच्छा, इसी तरह साल्ट सोल्यूशन डाइल्यूट H2SO4 प्लस KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो KMnO4 का कलर डिस्चार्ज। इसी तरह ब्रोमीन के साथ भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे रिएक्शन है वो, उसका कलर भी डिस्चार्ज हो जाता है। इस तरह कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम आयोडाइड को हम यूज करते हैं तो इनके साथ रिएक्शन करने में KI के साथ तो आयोडीन पैदा होती है जो स्टार्च के साथ मिलकर ब्लू कलर देती है, तो ब्लू कलर का आना जो है वो भी कंफर्म कर रहा है कि नाइट्राइट आयन यहाँ पे मौजूद है। इनके रिएक्शंस भी यहाँ दिए हुए हैं कि ये आपके पास नाइट्राइट का हो गया रिएक्शन, और ये आपके पास हो गया उसके साथ ये H2SO4 के साथ फर्स्ट टाइम में NO और NO2 बना ना, और सेकंड टाइम में NO ने फिर FeSO4 के साथ ये ब्लैक कलर के कम्प्लेक्स बना दिया। अच्छा, सेकंड जो था डाइफिनाइल अमीन वाला, तो उसमें पहले हम H2SO4 ऐड करते हैं तो ये वाला कॉम्बिनेशन यानी NOO2 और O2 NO2 और O2 बन रही है। अब ये जो O2 है ऑक्सीजन है वो इसकी डाइफेनिलएमीन की ऑक्सीडेशन करती है और उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, यानी पैरा पोजीशन पे दो OH ग्रुप आ जाते हैं और वो मजीद फिर ऑक्सीडेशन होके वो इस तरह कोनॉन जो है ना कोनॉइड फॉर्म जिसे हम बोलते हैं वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो ये ब्लू कलर हमारे पास इसकी वजह से इस ये कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर की वजह से आ रहा होता है। अच्छा, फिर हमारा KMnO4 के साथ जो रिएक्शन है उसमें भी ये पहले नाइट्रस एसिड बनता है और नाइट्रस एसिड फिर एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और KMnO4 के साथ रिएक्शन करके उसका पर्पल कलर को कलरलेस बना देता है। इसी तरह जब हम इस रिएक्शन करवाते हैं इसका KI के साथ, उसमें भी यहाँ पे O2 प्रोड्यूस हुई थी, O2 H2SO4 और KI रिएक्शन करते हैं और आयोडीन प्रोड्यूस होती है, वो स्टार्च के साथ मिलके ब्लू कलर दे रही होती है। और जब आप ब्रोमीन से करते हैं तो भी नाइट्रस एसिड ही ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है जो इस फर्स्ट टाइम में प्रोड्यूस हुआ था, यानी पहले एसिड के साथ वो प्रोड्यूस होता है और वो फिर आगे रिएक्शन करता है और हमारे पास ये नाइट्रिक एसिड और HBr बन जाते हैं और ब्रोमीन का कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक हो गए। तो इस तरह ही हम जो है हमारे पास डाइल्यूट एसिड ग्रुप जो है इसकी हम आइडेंटिफिकेशन और कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं।